मैम हमको फर्स्ट चैप्टर चालू कर दिया। खत्म हो गया कि स्टार्ट किया? मैम स्टार्ट किया। मैम हमारा अभी मैम आज फर्स्ट स्टार्ट हुआ। पेज ही किया। मैम हमारा खत्म हो गया। मैम हमारा खत्म हो गया, सेकंड शुरू हो हमारा गया। भी। कोई बात नहीं, हम स्कूल से आगे हैं। ओके, अभी हम कर रहे थर्ड चैप्टर, ठीक है ना? आज थर्ड भी खत्म हो जाएगा, आपको वर्कशीट मिलेगी। हाँ, बाय सैटरडे सब वर्कशीट कर देना। ठीक है मैम। मैम आपने सेकंड की वर्कशीट दी थी, उस वो आप करवाओगे अभी? कौन सी वर्कशीट? सेकंड चैप्टर की। उस पे कुछ डाउट है बेटा आपको? नो मैम। अगर डाउट है तो पूछो। मैम कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का सबको क्लियर है जितना मैंने एक्सप्लेन किया? इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, then today we are going to do the silent features of the constitution, or we can say it is also known as what? Key features. इसे क्या बोलते हैं? की फीचर्स है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हमने लिए हैं जो हमें बताती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है, राइट? तो उसके फीचर्स है मैम आप फिर से वो ये समझा सकते हो मुझको? क्या? ये 3.1 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके सारे पॉइंट्स चाहिए आपको वापस? सिर्फ प्रीएम्बल का मीनिंग समझा दो ना। Preamble, it is what? It is our constitution starts with a preamble. यानी कि जैसे हमारी बुक हम ओपन करते हैं तो उसमें जो इंडेक्स पेज नहीं होता, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक जब आप खोलते हैं तो वो फर्स्ट पेज होता है, वो प्रीएम्बल होता है। और प्रीएम्बल की फोटो में दिया गया है। प्रीएम्बल में ऐसा सब लिखा होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the constitution of India, right? So this is all written on the preamble. मैम जैसे हमारे में प्लेज लिखा होता है ना कभी कभी कुछ बुक्स में। Yes, the same way. Okay, any other doubt? पूछ लो, फिर मैं शुरू करती हूँ। मैम इसकी बुक में फ्रंट पेज पे प्लेज लिखा हुआ। सबकी बुक में होता है प्लेज, हमारी बुक में भी है अभी। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, प्लेज होता है। फिर दूसरे पेज में फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, राइट? देखो ये फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है हमारी, जो हमें करनी है। गवर्नमेंट हमें फंडामेंटल राइट्स देता है कॉन्स्टिट्यूशन, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे तरफ से है। सबसे पहले देखो, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करेंगे यानी फॉलो करेंगे। तो अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है। हम हमारे आइडल्स। मैम देवांश में से बहुत आवाज आ रही। देवांश म्यूट कर लो बेटा। सभी को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है ना? तो पहली ही ड्यूटी है अबाउट अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ व्हाई डू वी नीड दिस कॉन्स्टिट्यूशन? मैम कहाँ तक पहुंचे मैम वो वाला में? हम दिल्ली तक तो नहीं पहुंचे अभी, अहमदाबाद में ही है। पेज नंबर 15 करो। किया? चलो, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कौन बताएगा? मैम कहना है रुद्राक्ष। यस मैम हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्योंकि उसके बिना है ना हमारे कंट्री में डिसिप्लिन ही नहीं होगी। कोई भी सब लोग अपनी अपनी मर्जी से सब करेंगे, काम करेंगे, कोई गवर्नमेंट की तरफ नहीं होगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके। कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहले हमें पता चलता है कि वो कंट्री की पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटर है, राइट? सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंट्री के आइडल्स के बारे में बताती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इंडिया के अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया के इथोस के बारे में, इंडिया के आइडल्स के बारे में होगा। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का है तो उसने नेपाल के आइडल्स के बारे में लिखा होगा,
तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि वो हमें बताता है कि वो पर्टिकुलर कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, वो पर्टिकुलर कंट्री की आइडल्स इथोस क्या है, वो हमें बताता है कौन से टाइप की गवर्नमेंट यहाँ पे रूल करती है, ठीक है। फिर हमें बताता है कि हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बताता है इक्वालिटी, लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, राइट। अगर डेमोक्रेटिक है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो गए, राइट, दैट इज ऑल्सो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देन इक्वालिटी के सभी इक्वल है उसके सामने, ओके। अ कॉन्स्टिट्यूशन tells us everyone is equal. Then it tells us कि कोई भी पावर का मिसयूज नहीं करेगा। आपको याद हो तो 7th में हमने वो कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ा था और उसमें बोला था कि व्हाई कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट, जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखते हैं, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट चैप्टर, yes, हमारे जो दूसरे दो ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, वो जुडिशरी पे इंटरफियर नहीं करते हैं। यहीं पे आता है कि कोई भी मिस पावर उसका नहीं करता है। मान लो कोई पॉलिटिकल लीडर है, उसने गलती किया है, उसका केस कोर्ट में जा रहा है, तो वो जज को ब्राइब नहीं कर पाएगा। कोई भी रिच मैन हो, कोई भी पॉलिटिकल पावर हो, वो जज में इंटरफियरेंस, पता है हमने वो पढ़ा था कि वो जज को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, राइट। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रिक्ट लॉ होता है कि अगर किसी को हमने हमारा लीडर बनाया है डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो वो पावर मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हमें प्रोवाइड करता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफगार्ड करता है। किससे सेफगार्ड करता है? उसको जब भी लगे कि नए लॉ लाने हैं, मान लो जैसे बहुत साल पहले डाउरी लिया जाता था, फिर अभी डाउरी लेते तो वो बैन हो गया। बहुत साल पहले अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी, अभी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करो तो आप पे पनिशमेंट होगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जब भी लगे वो इंटरफियरेंस करेगा, राइट, वो इंटरफियरेंस करेगा और उसको नए लॉ इंप्लीमेंट करना है तो वो करेगा। जैसे बैन ऑन डाउरी, बैन ऑन चाइल्ड मैरिज, बैन ऑन व्हाट, एज आई सेड कि दूध में वो करते थे ना सभी बेटियों को, अनटचेबिलिटी, दूध पीती, हाँ दूध पीती, राइट, दूध पीती। तो वो सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन अबाइड करता है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हमें दूसरा क्या बोलता है? लॉ इज इक्वल टू एवरीवन, बट वेरेवर इट फील्स कि किसी को देना है। आई गिव यू वन एग्जांपल about a Delhi example. It is just an example, it is not a true event, it is just an example. Madhavan, you have a doubt beta? यस मैम। What? अगर अब के टाइम में ये सब हो मैम, तो केस ठोक दे तो हमको वो पनिशमेंट मिल सकती है ना मैम? अब आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपके फैमिली में से कोई चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस करे, किसी ने कंप्लेन कर दिया तो आप जेल चले जाओगे। आपके फैमिली में से किसी ने डाउरी, दहेज लिया और अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करे तो आप जेल चले जाओगे, राइट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट व्हिच वाज पास्ड इन 2006, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अगर कोई भी लड़की पुलिस स्टेशन में फोन करती है कि मुझे सो एंड सो पर्सन परेशान कर रहा है, हैरेस कर रहा है मेंटली, पैसे के लिए या मार पीट रहा है, तो वो पर्सन को जेल डाला जाता है। बहुत साल पहले इन 1999 बहुत सारे केसेस पुलिस के सामने आए थे, गवर्नमेंट के सामने आए थे, जहां पे विमेन जल के मर जाती थी, उनको जला के मार दिया जाता था। और जब उन्होंने सर्च किया, नो बेटा, नॉट सती, बिकॉज ऑफ डाउरी। जो डॉटर इन लॉ होती थी, घर की जो बहू होती थी, उनको जिंदा जलाया जाता था। रीजन डाउरी, दहेज की वजह से उनको जिंदा जलाया जाता था, राइट। दिस आर द मेनी सच केसेस एंड आफ्टर दिस गवर्नमेंट केम टू नो एंड अ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 वाज स्टार्टेड, ओके। मतलब टैक्स क्या बेटा? दहेज मतलब एक टाइप का टैक्स नहीं, यहाँ से किसी को दहेज का मतलब नहीं पता? मैम पैसे देना, शादी के पहले लड़के वाले पैसे मांगते हैं। हाँ मैम डाउरी का मतलब क्या होता है?
वही बेटा दहेज, डाउरी मीन्स जब शादी के वक्त आप लड़की के साथ डिमांड करते हो कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, पैसा चाहिए. यू कांट डिमांड एनीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ मैरिज. ठीक है, ये इलीगल है. वो अलग बात है कि लड़की के पेरेंट्स, ब्राइड के पेरेंट्स खुशी से देते हैं. ठीक है, तो पहले ऐसे केसेस होते थे जहां पे उनको मारते थे, पीटते थे, जिंदा जला दिया जाता था. बहुत सारे केसेस जब आए तब उन्होंने ये एक्ट, ये लॉ शुरू किया. ओके, सेम वे देयर वाज वन एग्जांपल वेयर गवर्नमेंट वांट, वो उसके लॉ रिलीजन में भी उसके थोड़े से आएगा. दैट विल कम, आई विल एक्सप्लेन यू दैट पर्टिकुलर एग्जांपल इन द रोल ऑफ सेक्युलरिज्म. आई हैव वन एग्जांपल व्हिच आई विल एक्सप्लेन यू इन द रिलीजन. ओके, अपार्ट दिस, वो अभी जो चल रहा है वो वाला ना, सभी मुस्लिम हिंदू को कन्वर्ट कर रहे हैं. नहीं वो वाला, वो कुछ भी नहीं है. ओके, सेकेंड आई वांटेड टू से इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी इज आल्सो वन ऑफ दैट थिंग कि आज जो अनटचेबल अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो उसमें भी आपको पनिशमेंट मिलती है. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू गिव इक्वालिटी टू ईच एंड एवरीवन. Either it is a president or it is a political power or it is a businessman, सबके सामने लॉ इक्वल है. ठीक है, दूसरा हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है. तीसरा हमें पता चलता है कि वो कंट्री के आइडल्स और इथोस क्या है. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लीडर्स होते हैं वो काम करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि वो जो पावर रिप्रेजेंटेटिव है अपने पावर का मिसयूज ना करे. क्लियर? नाउ विल कम टू द फीचर्स. फर्स्ट साइलेंट फीचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डेमोक्रेटिक रूल. हमने इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है? डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल. Right? Abraham Lincoln has given this word of a democracy. Democracy is a that type of a government which works behalf of the people, by the people, to the people. Okay? जनरल इलेक्शन हर 5 साल में होता है. जनरल इलेक्शन कितने बार होता है? हर 5 साल में एक इलेक्शन होता है जिसमें जो सिटीजन्स होते हैं एट द एज ऑफ 18 एंड अबाउट, जो एलिजिबल होते हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं. कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शन के बगैर रन नहीं हो सकती है. People have a right to elect their representative. People have a right to also come as a candidate. इलेक्शन में खड़ा भी रहना है तो भी वो खड़ा रह सकते हैं, भले उसका कोई भी रिलीजन, कास्ट, क्लास और जेंडर. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो 5 साल के लिए काम करते हैं. राइट? 5 साल के बाद वापस इलेक्शन होता है. डेमोक्रेटिक रूल में हर एक सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of religion, freedom of expression and thought, and many more 6 fundamental rights we will study. Clear everyone this paragraph? Devansh, read the democratic rule paragraph. Yes, ma'am. India has adopted the democratic system of the government. General elections are held in our country every 5 years. Citizens above the age of 18 are eligible to cast their vote. We cannot imagine democracy without election. People all over the country play their role in electing their representatives. Any voter of the country can contest an election irrespective of his or her religion, caste, class, or gender. The elected representative rule for 5 years. Every citizen enjoys the freedom to follow religion of his or her choice, as well as freedom of speech, expression, and thoughts. Okay, any doubt? किसी को कुछ वापस समझना है? डेमोक्रेटिक रूल समझ में आ गया? पक्का? Now we come to the secularism.
सेक्युलर मैंने आपको प्रियम्बल समझा रही थी, तब भी समझाया था। सेक्युलर यानी कि वो स्टेट जो एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते। हमें पता है कि इंडिया में बहुत अलग अलग रिलीजन हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि वो सेक्युलरिज्म है, वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। वो क्या नहीं करता है, एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी हमारे पीएम जी गुजरात से है, वो गुजराती है, तो वो कंपलसरी सबको ये नहीं बोलेगी कि कल से सबको गुजराती बोलना है, पूरे इंडिया में सबको गुजराती बोलना, नो, सबको गुजराती ही फॉलो करना है, नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। हर एक को खुद का रिलीजन फ्रीडम है, वो जो भी प्रमोट करना चाहता है, फॉलो करना चाहता है, कर सकता है। हमारा जो पॉलिटिकल रीजनल लैंग्वेज है हिंदी, सॉरी, वही हमने नेशन में रखा है, राइट, अ कॉमन रिलीजियस लैंग्वेज। सो सेक्युलरिज्म मीन्स कि गवर्नमेंट कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है, सिटीजन को उसके रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। हर एक सिटीजन को पूरा राइट है वो उसका रिलीजन प्रमोट करे, उसके रिलीजन को फॉलो करे और उसके रिलीजन को आगे बढ़ाए। ओके, अब ये सेक्युलरिज्म में गवर्नमेंट किसी के रिलीजन में इंटरफियर नहीं करता है, राइट। एक एग्जाम्पल कि कैसे वो इंटरफियर नहीं करता है दूंगी, और एक ऐसा भी एग्जाम्पल दूंगी कि जब उसको लगे गवर्नमेंट को तो वो इंटरफियर भी करता है। दो एग्जाम्पल मैं दूंगी सेक्युलरिज्म का। सबसे पहला रीजन दिल्ली का है। दिल्ली में हम सब जानते हैं कि बहुत सारे सरदार जी होते हैं, राइट। सरदार जी क्या पहनते हैं, टर्बन पहनते हैं, उनकी पग पहनते हैं। अब दिल्ली में एक स्ट्रिक्ट रूल है कि जो भी टू व्हीलर ड्राइव करते हैं उनको कंपलसरी हेलमेट पहनना है, राइट। सो व्हाट हैपेंड, टू फ्रेंड्स वर ड्राइविंग, उसमें से एक सरदार जी नहीं था और एक सरदार था। जो सरदार जी नहीं था उसने हेलमेट पहना हुआ था, सॉरी, जो सरदार जी था उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जो सरदार जी नहीं था उसने हेलमेट पहना। दोनों सिग्नल पे खड़े हुए और बातें कर रहे थे। तो एक ने बोला कि तुझे पता नहीं है दिल्ली में तो स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर तुम हेलमेट नहीं पहनोगे तो तुम्हें इतनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो जो सरदार जी था उसने ऐसे बोला कि हम सरदार जी को ये रूल नहीं फॉलो करना है, बिकॉज वेयरिंग अ पग इन अ रिलीजन इज अ सेक्रेड थिंग। हमारे धर्म में पगड़ी पहनना बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट हमारे रिलीजन के खिलाफ कोई भी सीवियर स्टेप नहीं ले पाएगा। सो इफ पंजाबीज में सरदार जी में पग पहनना इंपॉर्टेंट है तो गवर्नमेंट के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो उसकी रिलीजन को हर्ट करे, उसके रिलीजन को, सेंटिमेंट को हर्ट करे और ऐसे बोले कि तू पग निकाल के हेलमेट पहन, राइट। तो यहाँ पे सेक्युलरिज्म दिखाई जाती है कि गवर्नमेंट उसके रिलीजन में इंटरफियरेंस नहीं करता है, उसको फ्रीडम है कि उसकी रिलीजन को वो जिस तरीके से चाहे वो फॉलो कर सकता है। अगर उसका धर्म बोल रहा है कि वो पग नहीं निकालेगा एक हेलमेट पहनने के लिए तो हाँ, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर? Second, I'll give you the example of the untouchability. There was one a boy from a Dalit family, right? This is a fact story. ये सच्ची स्टोरी है, वो तो एक एग्जाम्पल था। ये सच्ची स्टोरी है कि एक दलित फैमिली में से था, एक लड़का था और उन्हें पूरे विलेज में से बाहर रखा जाता था, पूरी दलित फैमिली बाहर रहती थी। अब क्या किया जाता था हर बार इस दलित फैमिली को कि एक समय आता था जहां पे टेम्पल में पूरे साल में वो एक ही बार जा सकते थे, राइट। पूरे साल में वो मंदिर नहीं, they were not allowed because they were अछूत, untouchable. Once in a year they were allowed, but before entering that temple, जितने भी महाराज थे उन सभी महाराज के वो दलित को पाँव धोने पड़ते थे और वो जो पानी होता था वो पीना पड़ता था और फिर ही वो उसमें एंट्री ले सकते थे। One of the boy from that he went against, उसने बोला कि ये गलत है, ये क्यों करना है, हमें अगर टेंपल जाना है तो हमें महाराज के पैर क्यों धोने हैं। और इस तरह से उसने ये चीज पुलिस स्टेशन में बताई और इस पे गवर्नमेंट का ध्यान दिया। तब तक अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जाती थी, इट वाज बैन ऑन अनटचेबिलिटी, राइट। ऑलरेडी बैन हो गया था अनटचेबिलिटी पे,
तब गवर्नमेंट ने सिवियर एक्शन लिया। तब गवर्नमेंट ने वो टेम्पल के महाराज को बोला कि आपका रिलीजन गलत बता रहा है। क्या बता रहा है? आपका रिलीजन गलत है। यू कांट फोर्स एनीवन लाइक दिस। वन एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, whenever government finds anyone practicing wrong on the name of religion, government interference in that religion, okay? तब भी वो सेक्युलरिज्म में इंटरफियरेंस करेगा। उसको लगेगा कि ये रिलीजन के नाम पे गलत चीज हो रही है। जैसे बहुत साल पहले सती सिस्टम ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, दूध पीती ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, राइट? So many things, whenever government found that it is wrong, it will interfere. Clear everyone? Untouchability बहुत प्रैक्टिस होती थी। इजीली यहाँ से हमारे इंडिया से अनटचेबिलिटी नहीं गई है, अभी भी दलित प्रैक्टिस किया जाता है। डॉक्टर B.R. Ambedkar, that is the reason he have written in our constitution there should be a reservation quota for all the Dalit students, right? Tribals and ये डॉक्टर अंबेडकर राव खुद के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुई थी गुजरात में। डॉक्टर वाल्मीकि करके एक थे जिन्होंने बुक लिखी है जूठन। वो जब छोटे थे, स्कूल में थे, तब उनको तब ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस काफी हद तक निकल गई थी, फिर भी उनके साथ ये प्रैक्टिस की जाती थी। जब वो स्कूल में जाते थे तो उनको स्कूल में बिठाया नहीं जाता था, स्कूल के बाहर बिठाया जाता था, क्लासरूम के बाहर, बिकॉज ही वॉज अनटचेबल। और एक बार उसके टीचर ने क्या किया, स्कूल के टाइमिंग के वक्त, आर के टाइम, उसको पूरे स्कूल के कंपाउंड क्लीन करवाया। और ये एक दिन ने रोज करवाया। जब वाल्मीकि के फादर ने देख लिया कि मेरे बेटे को तो मैं यहाँ पढ़ने भेजता हूँ और इसके सामने उसके पास से स्कूल साफ करवा रहे हैं, खिड़कियां साफ करवा रहे हैं, स्कूल साफ करवा रहे, तब उसके फादर उसको स्कूल से निकाल के लेके गए और उन्होंने बोला कि देखना, यही अनटचेबल बच्चा बड़ा होके एक बहुत बड़ा इंसान बनेगा। और वो उस वक्त का एक बड़ा ऑथर था और उसने दलित के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम जूठन था। ओके, सेकेंड वे हैव एक्सपीरियंस डॉक्टर B.R. Ambedkar। जब वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ऑफिसर बन के आए और वो दलित महार कम्युनिटी यानी महाराष्ट्र के महार कम्युनिटी में से वो दलित थे, तो उनके ऑफिस का जो प्यून था, वो प्यून ने उनको एक रस्टेड पॉट यानी एक रस्टेड पॉट और रस्टेड ग्लास दिया। उन्होंने ये बोला, पूरे ऑफिस के कंपाउंड पे उन्होंने वो मटका और ग्लास रख दिया जो पूरा रस्ट हो गया था, ठीक है, और ये बोला आप दलित हो तो हम आपको छू नहीं सकते और हम जहाँ से पानी पीते आप वहां से पानी नहीं पी सकते। रस्ट मतलब टूटे ना, टूट गया नहीं, गुजराती में हम बोलते हैं ना काट, यस, रस्टेड, right? So he was a collector officer of Kheda district. Just imagine he was at that post and एक प्यून ने उसके साथ अनटचेबिलिटी किया क्योंकि प्यून ब्राह्मण था और वो दलित था, ठीक है। So there are many experience of Dr. B.R. Ambedkar. Because of Dr. B.R. Ambedkar, उन्होंने जो टेम्पल मूवमेंट शुरू किया था कि दलित को टेम्पल में अलाउ नहीं किया था, B.R. Ambedkar ने ये प्रैक्टिस शुरू किया था कि दलित को टेम्पल में अलाउ करो। तो 3 साल का उन्होंने ये टेम्पल मूवमेंट शुरू किया था। तो डॉक्टर B.R. Ambedkar have worked a lot of much of दलित। अगर आपको पता हो ना, तो दलित के लिए डॉक्टर B.R. Ambedkar उनके भगवान है, उनकी स्टैच्यू लगाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जयंती इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो दिस वर द एग्जांपल्स ऑफ द सेक्युलरिज्म। एनी डाउट? किसी को कुछ और पूछना है? ये 2 पॉइंट क्लियर है? काव्य, सेक्युलरिज्म वाला पार्ट रीड कर दो। उसके बाद मैं Yes, ma'am. Secularism. A secular nation means that the government does not conform to the norms of any particular religion in its system of governance. Citizens are not discriminated on the basis of their faith, sect, or religion. Every citizen enjoys the right to follow the propagate the religion of his or choice. Okay.
Now we come to the third part, that is the republic part. मैम करूँ ना रीड? नहीं, पहले मैं समझा रहा हूँ ना फिर. यस मैम. रिपब्लिक, इसका मतलब वो टाइप का गवर्नमेंट जिसमें पावर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीपल के हाथ में होता है, इसलिए उसको रिपब्लिक बोला गया है. इस टाइप की गवर्नमेंट जिसमें पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पावर किसके पास होता है? पीपल के हाथ में होता है. हमने अडॉप्ट कैसी की है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. कैसी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. उसका मतलब पावर जो है वो सिर्फ कुछ प्रिविलेज पीपल के हाथ में नहीं है. ठीक है, हर एक सिटीजन के पास पावर है वोटिंग का, भले वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी क्लास का हो, कोई भी रिलीजन का हो या कोई भी जेंडर का हो. पावर सबके पास है फॉर द वोटिंग, फॉर द ओपिनियन, फॉर द गवर्नमेंट. ओके, सो यहाँ पे क्लियर है रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीपल के पास पावर है. हम इंडिया कैसी गवर्नमेंट फॉलो करते हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसका मतलब पावर सिर्फ कुछ प्रिविलेज यानी जो रीच पीपल है, जैसे अंबानी, अमिताभ बच्चन, राइट, टाटा, ये कुछ प्रिविलेज, कुछ पॉलिटिशियन, सिर्फ उनके पास नहीं है राइट्स और पावर, सभी के पास है, भले वो कोई भी कास्ट, क्लास, रिलीजन या जेंडर का. क्लियर अगेन? यस मैम. मैम यस, माधवन रीड करो. मैम एक ही मिनट. Republic. कोई बात. Republic means a government that obtains power from people directly or indirectly. We have adopted a democratic republic of government, which mean that powers are not limited. मैम यस, यू आर ऑडिबल बेटा, पढ़ो. नो मैम मेरे को इधर चांदी हुई ना मैम, इसलिए मैम मैं बहुत पढ़ नहीं पाऊंगा. आपने बोला इसलिए मैंने आपको चांस दिया. काव्य कंटिन्यू करो. नहीं मैम मैंने नहीं, रुद्राक्ष ने बोला था. अच्छा, रुद्राक्ष ने बोला था, सॉरी, मुझे लगा तुमने मैम बोला. मैं पढ़ लेता हूँ. हाँ, मैं तुम पढ़ लो. वैसे भी आज फिर- कुछ नहीं पढ़ा. फिर रुद्राक्ष रिपब्लिक. तुम पढ़ना. मैम मैंने रिपब्लिक. बोला था. ओके, मैम सबने बोला था ऐसा समझ लो, पर मैंने सबसे पहले बोला था, इसके लिए हाँ चलो काव्य, अब पढ़ो. Republic. झगड़ा मत Republic करो. means a government that obtains powers from people directly or indirectly. We have adopted a democratic republic system of government, which means that powers are not limited in the hands of a few privileged people. Rather, it is accessible to all the citizens, irrespective of their caste, class, religion, or gender. Any doubt? No ma'am. Okay, No, ma'am. Rudraksh. Rudraksh, on your video. Yes, ma'am. On your video, beta. Yes, ma'am. पढ़ो, चलो. On here. Things to know पढ़ना है, 2 टेबल है वो पढ़ना है. Things to know पढ़ो. Yes, ma'am. Any common person, man or woman, be it a hawker or a vegetable vendor, can become the sarpanch Sarpanch of a village. of a village. For example, Mason. yes, ma'am. A mason, Manjibai contested election of legislative assembly and become the member of legislative assembly. Oh. MLA. Okay, now चलो. Before doing this table, ये Ma'am, things to know है उसको पढ़ना. रुको. पहले मैं देखूं ना कितने को याद है. यहाँ रुद्राक्ष बोलो क्या पूछना है. ओके, मैम नीचे के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पढ़ दो. रुको. उसके पहले मुझे कुछ पूछना है. मैत्री, there are 3 organs of government. Name the organs of government.
Central government, state government, they are known as level. They are known as level of government. चलो हम वैसे शुरू करते हैं. 3 levels of government run in India. अभिमन्यु देसाई. हाँ हाँ वहाँ बोलो. स्टेट बराबर है. state government, central government, and union government. मैम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट. रुको अभिमन्यु, पहले मुझे लेवल ऑफ गवर्नमेंट बताओ. Abhimanyu, level of government. There are 3 levels of governments. Which are the 3 levels of government? मैं बोलूं? मैम मैं बोलूं? अभिमन्यु क्या हुआ बेटा? ऑर्गन वाला आंसर आपको पता है? Right, Diya Patel. Okay. What about Devansh, Vedant, देवांश तुझे याद नहीं है लेवल ऑफ गवर्नमेंट? मैम 3 लेवल होते हैं. लेजिस्लेटिव जो फ्रेम करते हैं लॉ. नहीं नहीं वो तो ऑर्गन है. ऑर्गन्स है. लेवल्स बोल रही मैं. 3 लेवल का गवर्नमेंट इंडिया में डिवाइड किया गया है. राइट वेदांत. मैम बाकी के 2 मैंने नहीं लिखे क्योंकि बाकी के 2 बोल दिए थे किसने. चलो क्या काव्य आंसर बोलो. यस मैम. डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल. और मैम ऑर्गन लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड जुडिशियरी. मैम लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो लॉस को बनाते हैं, और फिर मैम एग्जीक्यूटिव कमिटी मतलब जो उस पे और ज्यादा रिसर्च करते और उसमें इम्प्लीमेंट्स करते. और जुडिशियरी मतलब जो मैम जो पहले बिल होता है, बिल से जो अभी लॉ मतलब जो अभी हमको फॉलो करना है, जैसे कि नहीं जुडिशरी यानी कि जो लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाए हैं, अगर वो उस लॉ को तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट करता है. उसको उसकी पहले की कहानी. हाँ ओके. अच्छा तो यहाँ पे हम है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. स्टेट और सेंट्रल दोनों में यही 3 गवर्नमेंट ऑर्गन्स होते हैं. यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली से रन होता है उसके हेड होते हैं प्रेसिडेंट. उसके हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट. अब 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. लेजिस्लेटर में 2 हाउसेस होते हैं जिसको हम पार्लियामेंट्री हाउसेस बोलते हैं सेंट्रल लेवल में. और लोकसभा, राज्यसभा. एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जुडिशरी यानी के सुप्रीम कोर्ट इन सेंट्रल लेवल. सेम भी कम्स टू द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट में हेड है गवर्नर. वापस 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. लेजिस्लेटिव में स्टेट गवर्नमेंट में 2 असेंबली हाउसेस होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद. यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC. राइट. एग्जीक्यूटिव में होते हैं चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी रन होता है जिसमें पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल बोर्ड्स. जुडिशरी 3 में होता है, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, सबऑर्डिनेट, हाई कोर्ट. ओके. 3 में कोर्ट्स होते हैं स्टेट में. अब गुजरात में, ये 7th में हमें आ चुका है, गुजरात के पास विधानसभा नहीं है कि विधान परिषद नहीं है?
मैम विधान परिषद। Yes, ma'am. Vidhan Parishad. Yes. विधान परिषद। Again, मैम I'm going गांधीनगर। back. हाँ, विधानसभा कितनी सीट्स है हमारे पास विधानसभा की? 180 1 108 182 181 182 सीट्स, Funny. राइट? उसी तरह देखो, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में ऊपर दिख रहा है लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री हाउस, उसमें 2 हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, अब ये जो सारे हाउसेस है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन होता है। स्टेट में मैंने आपको 7th में स्टेट गवर्नमेंट का समझाया था, जो मैं अभी वापस थोड़ा आपको याद करवाती हूँ कि मान लो गुजरात स्टेट है, ठीक है, गुजरात स्टेट को एक अलग अलग वार्ड में, एरिया में और कंस्टिट्यूएंसीज उसको बोलते हैं, उसमें पहले डिवाइड किया जाता है। जैसे गुजरात को 182 वार्ड्स में डिवाइड किया गया है, 182 कंस्टिट्यूएंसी, इसीलिए उसके लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स रखी गई है? 182। हर एक एरिया में से, ये हर एक वार्ड में से इलेक्शन होता है और ये इलेक्शन में पार्टिसिपेशन हम करते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स एमएलए सिलेक्ट करते हैं। ये आप क्लियर करो, क्योंकि जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इस साल समझाऊंगी तो ये आपको स्टेट गवर्नमेंट याद रखना होगा, क्योंकि इसी में से लोकसभा का इलेक्शन होता है। अब ये समझ में आ गया, एमएलए का समझ में आ गया। गुजरात में मान लो इलेक्शन हुआ, 182 जितने भी कंस्टिट्यूएंसीज थे, उसमें से हर एक एरिया में अलग अलग पार्टी खड़ी रहती है, उसमें से जो जीता वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है और ऐसे 182 मेंबर इलेक्ट होके जाते हैं। अब काव्य रूलिंग पार्टी बनानी होती है तो क्या करना होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली? क्या मैम आप लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो गया, 182 मेंबर्स एमएलए इलेक्ट होके आ गए, ठीक है। काव्य ओके, उसके नेट में कुछ प्रॉब्लम है। टिल अदर एंड आंसर मी आपका रुद्राक्ष। रेड नेटवर्क दिखा रहा है, क्या आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके नेट में प्रॉब्लम है? बाकी सब तो मुझे प्रॉपर दिख रहा है। काव्या तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। काव्या, your network, in your network it's some issue बेटा। ओके चलो, आई एम रिपीटिंग अगेन कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 182 मेंबर्स एमएलए इलेक्ट होके आ गए। अब उसमें से रूलिंग पार्टी बनानी होती है। किसको पता है कैसे बनती है? देवांश? मैम इलेक्शन से। इलेक्शन से तो होके वो एमएलए बने, इलेक्शन हो गया, एमएलए आ गए, सारे 182 मेंबर्स आ गए। अब पार्टी बनानी है ना, जो वो स्टेट पे रूल करेगा, तो पार्टी कब बनेगी, कैसे बनेगी? गवर्नर कहेगा तो। मैम हाँ, आई थिंक उसमें जितने हाँ जितने एमएलए हो गए, उसमें जितने आधे कांग्रेस के हो गए और आधे भाजपा के हो गए, और जिसके सबसे ज्यादा एमएलए हो गए वही रूल करेगा। यस राइट। हर एक 182 अलग अलग वो रूलिंग पार्टीज के हो गए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हो गए, राइट। 182 में से मैक्सिमम जिस पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए इलेक्ट होके आएंगे वो फॉर्म करेगी रूलिंग पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी। वो क्या फॉर्म करेगी? मेजॉरिटी पार्टी। और उसके सामने जो भी होगी वो होगी अपोजिशन पार्टी, ठीक है। अब रूलिंग पार्टी हो गई, वो एक रूल करेगी। जो मान लो भाजपा आ गया गुजरात में, उसने रूलिंग कर दिया। अब रूलिंग पार्टी में से उसका लीडर सिलेक्ट करना होता है। वो लीडर को क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर, आई थिंक सो। यस, चीफ मिनिस्टर। गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगा? चीफ मिनिस्टर। उसके बाद किसको करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यहाँ मतलब मैम चीफ में गवर्नर चीफ
मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, फिर चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को Yes. अपॉइंट करेगा। यस राइट, क्लियर एवरीवन? अब किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना ये दो टेबल में? नो मैम। अब देखो यहाँ पे पेज नंबर 17 में हमें दूसरा किया गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. लेजिस्लेटर मेक्स लॉ, executive with the help of civil service officers implement the law, judiciary makes people follow the law and does the work of providing justice. ये तीनों लाइन आज आपको लिखना है, ये दोनों टेबल आपको आज ड्रॉ करना है. ये दोनों टेबल ड्रॉ करना है, ये 3 लाइन लिखनी है. वो फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट है. ये क्या है? फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. मैम फेडरल गवर्नमेंट रीड करो. मतलब गवर्नर के पास जाता है. Yes. Now we come to the federal state. यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऐसे बोला इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, तो इंडिया तो कंट्री है ना, तो स्टेट का मतलब क्या है? मतलब मैम डेमोक्रेटिक जैसा. यहाँ पे स्टेट यानी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को स्टेट बोला जाता है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इंडिया इज अ फेडरल स्टेट यानी इंडिया इज अ फेडरल गवर्नमेंट. ओके, यहाँ पे स्टेट का मतलब यानी स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, गुजरात स्टेट या महाराष्ट्र स्टेट, स्टेट की बात नहीं कर रही. यहाँ पे स्टेट का मतलब यानी गवर्नमेंट. फेडरल का मतलब क्या? चलो. सेंट्रल. यस मैम, सेंट्रल. नहीं, रिजर्व बैंक. सॉरी मैम, फ्यूडरल लॉ जैसा था वैसा. हमने लास्ट जो फ्यूडल लॉ पढ़ा था वैसा. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. फ्यूडल और फेडरल दोनों बहुत अलग चीज है. मतलब जो मैम पूरे देश को चलाता हो. नहीं, चलो चलो रहने दो, अब ज्यादा मत. फेडरल का मतलब जॉइन. सारे स्टेट्स गवर्नमेंट जॉइन भी है और इंडिपेंडेंट भी है. यानी कि गुजरात स्टेट ने जो गवर्नमेंट फॉर्म किया है वो इंडिपेंडेंट है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट उस पे कंट्रोल नहीं करेगा, पर सेंट्रल से वो सुपरवाइज्ड होते हैं. ठीक है, सारे स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट की एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, पर वो सभी यूनिफॉर्म यानी जॉइंट किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को है. सेंट्रल. सो दिस इज नोन एज फेडरल स्टेट. हमारी कैसी गवर्नमेंट है? दो. फेडरल. यस, दोनों के यूनिट्स अलग है पर दोनों को काम एक ही करना है. ये इसलिए किया गया कि इंडिया बीइंग अ वास्ट, इट वाज नॉट वेरी इजी फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू कंट्रोल होल इंडिया. सो व्हाट दे हैव डिसाइडेड कि हर एक स्टेट का एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगा. अब जैसे मान लो ये पैंडेमिक में ही महाराष्ट्र को पूरा लॉकडाउन दे दिया गया था, वो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन था, राइट? हमें दिया गया था नहीं, वो गुजरात स्टेट का था. पर जब लास्ट ईयर सभी में एक लॉकडाउन था, वो किसका डिसीजन था? सेंट्रल गवर्नमेंट का. सेंट्रल गवर्नमेंट का. समझ में आया? फिर जैसे सीबीएसई बोर्ड को 10th को मास प्रमोशन मिला, राइट? बिकॉज दैट वाज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. दैट वाज कंट्रोल्ड बाय व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट. बट व्हेन द डिसीजन केम टू स्टेट वाइज, जैसे कि गुजरात स्टेट का आया, तो वो स्टेट ने डिसीजन लिया. क्लियर? तो फेडरल स्टेट का मतलब यही होता है कि स्टेट वाइज इंडिपेंडेंट तो रूल करना है, पर सभी को यूनाइट रहना है सेंट्रल के साथ. ओके, आंगी, यू वांटेड टू रीड दिस फेडरल स्टेट ना? यस मैम. पढ़ो.
India is a federal state. There is a distribution of subjects on which the central or the state government can frame laws. There are 3 such lists: union list, state list, and the concurrent list. Laws framed by the central government are applicable to the entire nation. ओके तो इंडिया यहाँ पे फेडरल स्टेट है। देखो यहाँ पे वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। इंडिया के पास फेडरल गवर्नमेंट है, राइट? उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल में अलग संभालना होता है, स्टेट गवर्नमेंट को अलग संभालना होता है। स्टेट गवर्नमेंट खुद का लॉ फ्रेम कर सकता है, इसका मतलब हुआ फेडरलिज्म। 3 लिस्ट निकलते हैं, यूनियन लिस्ट निकलते हैं, स्टेट लिस्ट निकलते हैं और कॉन्क्रीट लिस्ट निकलती है। ये हमने 7th में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। 3 लिस्ट, एक बड़ा सा Yes, कॉलम, ma'am. याद है ना? यूनियन में 55 सब्जेक्ट्स होते हैं। यस यस, वेरी गुड। लॉ जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करते हैं वो एंटायर नेशन को करना पड़ता है। मैंने इसका एग्जांपल आपको अभी भी दिया, जैसे महाराष्ट्र में लॉकडाउन था, अभी हमारे गुजरात में लॉकडाउन नहीं था, पर लास्ट ईयर सभी स्टेट में लॉकडाउन था, क्योंकि ये किसने बोला था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था। क्लियर? Yes. Now we come to the last topic, that is our fundamental rights. हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बोला जाता है, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि हमारी कंट्री को ये फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। जयराम, from last 15 minutes you are looking somewhere and you are laughing. क्या है वो, क्या चीज है? बताओ जरा, हम भी देख के हंसे। आप अकेले क्यों हंस रहे हो? क्या हुआ? मेरी बहन को बाहर निकाल रहा था। तेरी बहन तुझे चिढ़ा रही है? बाहर निकाल रहा था, बाहर निकाल रहा था। अच्छा, तुझे ऐसे बोले बाहर निकल जा? मैं मेरी बहन को बाहर निकाल रहा था। अच्छा, हंस के अपनी बहन को बाहर निकाल रहे हो? अच्छा, वेरी नाइस। Okay, now please pay attention and you have to read now this fundamental rights part, so please pay attention. Okay, fundamental rights ये हमें इंडियन, हर एक इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड किया जाता है और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करती है। ये हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, राइट? फ्रीडम, ये सारे फ्रीडम है। एक एक फ्रीडम के अगर मुझे पता होगे तो मैं आपको एग्जांपल्स भी बताती जाऊंगी। तो जयराम, फर्स्ट पैराग्राफ रीड करो, अगर आपकी बहन को आपने बाहर निकाल दिया हो तो। जयराम, आप ऑडिबल हो? आपको सुनाई दे रही है जयराम बोल रहा है? No, ma'am. Okay, leave it. अभिमन्यु देसाई, you start reading बेटा। देवांश, तुझे मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। मैं रीड करने के लिए बोल रहा था मैम। तुझे और काव्य को क्वेश्चंस के आंसर्स देने के। चलो अभिमन्यु। Fundamental rights. Citizens are provided by the Constitution of India that was adopted on the 26th of November in the year 1949, but was put in use on the 26th of January 1950. The fundamental rights of Indian citizens guarantee that the residents of the land can lead a peaceful life. As long as they inhabit the country, the individual fundamental rights of Indian citizens are most of the time similar in all the democratic country. Okay. Fundamental right of Indian citizen which is adopted by a Constitution of India, और ये अडॉप्ट किया गया था 26 ऑफ नवंबर को ईयर 1949 और 26 जनवरी 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने इम्प्लीमेंट किया। ये डेट्स वापस रिपीट हुई है, इसलिए मैं अंडरलाइन नहीं कर पाऊंगी।
फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन गारंटी करता है, ये राइट्स हमें बोलता है कि कोई भी इंडियन रेजिडेंट जो है वो इंडिया में पीसफुल लाइफ जी सकता है, राइट। इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स उसको दिए गए हैं जो मोस्ट ऑफ सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होते हैं। अब ये क्या राइट्स हैं अभिमन्यु? The individual fundamental rights to Indian citizens include the following: equality before the law, freedom of religion, freedom of association and peaceful assembly, freedom of speech and expression, right to constitution, remedies for the protection of civil rights. First I will explain. Equality before the law, right? यानी everyone is equal before the law, no matter of its caste, class, gender, creed. कोई भी पर्सन हो वो लॉ के सामने इक्वल हो, भले वो किसी भी क्लास, कास्ट, जेंडर का हो, ठीक है। इक्वालिटी उसको उसकी अपॉर्चुनिटी की मिलनी चाहिए, इक्वालिटी उसको उसकी स्टेटस की मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले सभी को इक्वल राइट्स मिलते हैं। दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे हमने पढ़ा कि हमारा एक राइट है सेक्युलरिज्म, तो इसी तरह हम कोई भी रिलीजन हमारा प्रमोट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहो, अगर आपको रिलीजन चेंज भी करना है तो उसकी भी आपको फ्रीडम है, तो सभी को फ्रीडम है वो उसकी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, आप अपने रिलीजन का, आप अपने कल्चर का कोई भी इंस्टीट्यूट खड़ा कर सकते हो, एसोसिएशन खड़ा कर सकते हो, असेंबली कर सकते हो, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं होगी, पर वो पीसफुल असेंबली होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, wherever you feel, rather it is a government, आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आप उसको रोक सकते हो, अपना ओपिनियन बोल सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। there is not one freedom is given, that is right of education, right? freedom of education is not given to you. हर एक को एजुकेशन का राइट होता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट उसको ये बोला जाता है। और एक फ्रीडम नहीं दिया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें एग्जांपल आता है चाइल्ड लेबर का। अगर आपको किसी को भी आप किसी को एक्सप्लॉइट करते हो, किसी के पास जबरदस्ती काम करवाते हो, तो वो गलत बात है। तो ये तो राइट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और जो लास्ट राइट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस राइट? ऊपर के जितने भी राइट्स है, बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आपको कोई एक भी राइट नहीं मिला, अगर आपको इसमें से कोई भी एक राइट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं मिला, तो आपके पास ये एक राइट है कि आप सीधा हाई कोर्ट या सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और अपील कर सकते हो, बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया I have been not given right of expression or a freedom or whatever right has been not given to you. इसे बोला जाता है right to constitutional remedy. One example is there about this right to life, right? It is a true story. There was a one laborer of West Bengal. वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, और जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे वो गिर गए। गिरने के बाद उनके पैर में चोट लगी। बीइंग अ लेबरर वो सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। वो 4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में घूमे, पर उनको कहीं पे भी जगह नहीं मिली, कोई जगह नहीं मिली। किसी में उनके पास प्रॉपर मेडिसिन नहीं थी, कहीं पे प्रॉपर इक्विपमेंट्स, टूल्स नहीं थे। फाइनली उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जो उनको काफी कॉस्टली पड़ा। अब वो जिस इंस्टीट्यूट के लेबर थे वो एक एनजीओ थी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में अपील किया कि ये हकीम शेख जो है, जो हमारे ट्रेन से गिर गया था, और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसे गवर्नमेंट अस्पताल में फ्री ऑफ चार्ज में उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो उसको नहीं मिला। तो उन्होंने किसके खिलाफ केस किया? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के खिलाफ केस किया कि उसको राइट ऑफ लाइफ होनी चाहिए, ये वाला फंडामेंटल राइट उसको नहीं मिला। वो कौन सा आता है? राइट टू लाइफ। ओके,
सो यहाँ पे हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और वो हकीम शेख जीत भी गया केस। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने उसको पेनल्टी यानी उसने उनको पैसा दिया। ओके, सो क्लियर एवरीवन। तो आज आपको क्या होमवर्क करना है मैं वापस आपको रिपीट करती हूँ सबको। तो ये जो टेबल है वो आपको ड्रॉ करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट और ये 6 फंडामेंटल राइट्स लिखने हैं। ओके एवरीवन? मैम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ना, यस, ये दो ही है ना मैम। ओके। और फंडामेंटल राइट्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए। मैम वेयर इज फंडामेंटल राइट? Where is fundamental rights you are asking me? That what I was explaining. मैम नो नो Where were you नो, when I was? पता चल गया। हाँ, बेटर, वरना 5 बार लिखना पड़ेगा बताने के बाद। चलो, आई एम लीविंग द मीटिंग। आपका इंग्लिश स्टार्ट होगा, मैम एंटर हो गए। करीना मैम, बाय मैम। बाय बाय मैम बाय। Bye, ma'am. Have a nice day. बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून Good मैम। afternoon, ma'am. Good afternoon. गुड Okay. आफ्टरनून मैम। Yeah, okay, everyone. Now you all are aware now what is going to be asked in exam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Subject and predicate and lesson number. Yeah, better. So now to you don't. आप सिखाने वाला subject and predicate. Oh God, the last time what I did. Ma'am, chapter literature. 1 lesson poem. लिटरेचर चैप्टर 1 पोएम पूरी वाटर की। Chapter 1. फॉल्स और वो करवा दिया था। बच नहीं If you all सकते। speak together, if you all speak together, मैं will I बोलता be हूँ। able to मैम मैं understand? बोलूं? मैं बोलूँ। मैं बोलूं? देवांश बोलो चलो। मैम लास्ट आपने लिटरेचर कराया था वो पोएम वाटर वाली, आपने कहा था कि आज कराएंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सबको कराना पड़ेगा। आपने जबान दी थी, जबान से आप नहीं खर्च सकते। मैंने अच्छी ऐसा बात कुछ नहीं बोला है। ही नहीं है। I was Yes, just. ma'am. मैं आपने बोल बोला रहा था हूँ कि आप मेरी subject and तरफ से। predicate. ठीक है, चलो करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। ओके मैम। 2 मिनट में बुक लेके आया मैं तो। मैम पेपर निकाल दिया। बुक्स ले लो सब लोग, जो भी है जो हाँ भी मैम जो- लिख मैम, सकते हैं। आपकी आवाज क्रैक हो रही है। नहीं, तुम्हारा नेटवर्क इश्यू है। मैम आपकी आवाज क्रैक हो रही है। तुम्हारा नेटवर्क इश्यू है। फॉर एवरीवन मेरी आवाज क्रैक हो रही है नहीं मैम क्लियर मैम, आ नहीं, रही नो है। मैम, नो मैम। नो मैम। नेटवर्क इश्यू है। तो जिसका नेटवर्क इश्यू है अब उसमें मैं क्या करूं बताओ। आई एम मैम नॉट बुक लेके आता हूँ। मैम 2 वाईफाई मिनट। उसको दिला दो। लेकर आओ, जल्दी जाओ। मैम आज यूनिट 2। क्या? आज चैप्टर 2 का है लिटरेचर का। मैम हमारे स्कूल में ना आज हाँ, फिर क्या हुआ? हमारे स्कूल में मैम आधा चैप्टर 1 हो गया है। क्या हो गया? चैप्टर 1 आधा हो गया है। यस चैप्टर 1 हमारे स्कूल में ना चैप्टर 1 नहीं पर मैम हमको फिगर ऑफ स्पीच कराई सबसे पहले। हाँ मैम, हमारे स्कूल में मैम ने बोला कि 1 महीने के बाद लिटरेचर चालू करेंगे। मैम हम वो फिगर ऑफ स्पीच कब करेंगे? अभी टाइम है काव्य, पहले सब्जेक्ट का प्रेडिकेट तो कर ले। अभी मैंने बोला सब्जेक्ट का तू प्रेडिकेट। गलत सोच रहा है, मैंने आज नहीं बोला।
मैंने हम कब करेंगे वो बोला, तू गलत सोच रहा है, उसमें मेरी वही तो काव्य यार क्या है यार, अभी अभी बोल रहा है। Please mute everyone. Everyone behave. Now, Rudraksh, why your video is off? One more thing, Ma'am. don't argue amongst yourselves, okay? And मैम मैं ऑन करूंगा तो नेट चला जाएगा। अच्छा, और अगर क्या I'm not going to start right now. I will start it soon. But ऐसा एक दिन में सारी नहीं करवा दूंगी, फिर तो आप लोग कंफ्यूज ही हो जाएंगे। I will make you do gradually. ठीक है? आज करवा दूँ एक सिमिली, वो तो बहुत इजी है। मैम अभी तो आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट करवा रहे हैं ना, मैंने तो बोला कब करवा, मतलब 2-4 दिन बाद, जब आपका नेक्स्ट कि उसके बाद वाला लेक्चर तब बोला था मैंने। कहाँ पे बोला अभी करवा ये काव्य ही आपको कंफ्यूज कर रहा है। मैम ये काव्य को बहुत जल्दी है। मैम मैंने कब बोला है? Listen everyone, recording is going on, so please. मैम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट खत्म कर लो, फिर मैम हमारा लेक्चर जाने वाला है तो मैम उसमें करवा देना। मैम ये एग्जाम में नहीं आएगा ना फिंगर स्पीच वाला? नहीं नहीं अभी नहीं आएगा, मैंने कुछ मेंशन नहीं किया। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट करवा दो। यस मैम मैम हाँ जी मैम वो करा रहे हम, फिर आप कराओगे मैम वो बेस्ट क्रिसमस वाला? किसको? मैम माधवन को टेक्स्ट लिटरेचर चैप्टर 1 क्रिसमस वाला। मैम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट करवा रहा है। तुमने बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट के लिए बात करी थी मैम से? हाँ मैम वो कह रहे वो आ रहे हैं साक्षी मैम। आ रहे हैं मतलब अभी आ रहे हैं? हाँ मैम उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, हाँ तो जब आएंगे माधव, तूने तेरे घर का एड्रेस मैम को दिया था? अरे क्लास में आ रहे, कुछ भी फालतू बोलते हो। मैं वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट करवा रहा हूँ। कौन है ये सानी? उसने बोला था कि अरे मैम आपने इंग्लिश लिखा है इसलिए। अरे पर डिस्कस तो किया है ना, बताया तो है ना, और यू आर विदाउट योर इयर्स। Now listen everyone. Subject is whatever the person works something or does something in a sentence. Someone who does something in a sentence, doer of the sentence, okay, is subject, rest all predicate. And in shortcut, verbs तो मालूम है सबको verbs क्या होते हैं? यस मैम। यस मैम मुझे तो पता है। मैम पता है। वर्ब कौन सा है? फिट डिड। So from fit till last प्रेडिकेट होगा। predicate, and before that part is subject. मतलब मैम वर्ब के बाद जितना भी है वो पूरा प्रेडिकेट, और उसके आगे जितना है वो सब। वर्ब के बाद नहीं, वर्ब से स्टार्ट होकर लास्ट वाला। मैम वही नहीं है, वर्ब के बाद मतलब वर्ब छूट गया, और वर्ब के साथ मतलब वर्ब भी इंक्लूडेड है। हाँ वो अभी उसमें आ गया मैम, मैं समझ अभी पता चल गया। मैम हमें लिखना है। अब बताऊंगी, रुको तो सही। Edison invented the bulb. Okay. Now in this sentence, which is verb?
मैम इन्वेंटेड Invented the bulb, predicate or addition subject. And action subject. अब करो कॉपी। मैम हम भी ऐसे ही नीचे लिखते Addition is subject and invented the bulb is predicate. मैम रिटर्न। मैम लिख दिया। हाँ लिख लो लिख लो। मैम आपने फर्स्ट नंबर में आई बोरोड के बाद क्या लिखा है? borrowed garments। आई नहीं लिखा, ये नंबर 1 है। So now rest all the sentences. Shall I dictate or write? मैम डिक्टेट। मैम 2 मिनट कुछ भी। 2 मिनट मैम, 2 मिनट। मैम आपको मेहनत। मैम साइड मैम साइड प्लीज। इतना सारा टाइम लगता है। मैम साइड प्लीज। कुछ भी कर दो, लिखो या डिक्टेट कर दो, हमें तो दोनों से दोनों पाएंगे। यस मैम, हमको डिक्टेट फाइल डिक्टेट कर दो। मैम लिख रहे हैं। 2 मिनट मैम। हाँ हाँ वेटिंग। 2 मिनट। ओके। अच्छा कभी कभी ना सेंटेंस में वर्ब नहीं आएगा तो हेल्पिंग वर्ब होगा। सो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होकर फिर लास्ट तक का प्रेडिकेट एंड बिफोर दैट सब्जेक्ट। यस ओके मैम। मैम अब है ना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है ना हमें समझ में आ गया। बस ऐसे 5-6 सेंटेंसेस आप ओरली बोल दो, मैं ओरली आंसर मैम फिर आप है ना हम आंसर हमको बोल देना, फिर राइट है कि रॉन्ग आप बता देना। हाँ मैम ओरली करते मैम फिर वो हाँ डन अभी कितना बोलना है पार्ट, मैं समझ गई। मैं अभी हमें लिखना है कि सिर्फ आंसर देना है? अभी लिखना तो है ही। ओके ऐसा नहीं है खाली आंसर। मैम एक काम करो, आप आधा लिखवा दो और बाद में आधा आप ओरली पूछ लो सबसे। यदि तुम सबके ना अलग अलग सजेशंस है ना, कीप दीस सजेशंस। मैम ऐसा थोड़ी होता है, आधा आधा थोड़ी होता है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो देम एंड प्लीज यू स्टॉप शाउटिंग। इतना क्या शाउटिंग करते हैं आप लोग यार। टीचर भी शाउट करते हैं हम प्यारे मासूम बच्चों पे। यस मैम, व्योम तो स्कूल में भी करता है शाउट। ओके। मेरे माइक्रोफोन में थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है इसलिए। क्या तेरा वॉल्यूम ज्यादा है? कम करना नहीं आता, कम करना नहीं आता। एक सेकेंड तुम लोग फिर बोल दो। कीप क्वाइट। चलो लिखो। द गर्ल रोट a letter to her cousin. Ma'am wrote a letter to her cousin and predicate the girl subject. Predicate or girl subject. First of all, I did not give permission to anyone to speak the answer. Now you please wait for me. Everyone has to wait for my permission. Next, Kolkata is a big city. करीना मैम। यस मैम जयराम करके स्टूडेंट है। ओके उसकी बुक इंग्लिश की हनी ड्यू है। ओके
तो वो हो सकती है ना? वो मैम फिर दूसरा बैच होगा, हनी ड्यू है तो वो सीबीएसई वाला बैच होगा उसमें। मैम मेरी है मैम। मैम मेरी भी हनी ड्यू है। हाँ मैम। माधवन की भी हनी ड्यू है? नहीं मैम, मैंने ही आपको कॉल किया था मैम। जयराम मैम मेरी भी हनी ड्यू ही है। जिसकी हनी ड्यू है मैम उनके नेम्स लिख लो आप फिर। हमारा ये घाटलोडिया ब्रांच से ये जयराम है, और आप कौन सी ब्रांच से हो बेटा? मैम मैं भी घाटलोडिया ब्रांच से हूँ। मैम मैं भी घाटलोडिया ब्रांच से ही हूँ। पटेल दिया। यस मैम। तो आप सबकी हनी ड्यू है, तो आप इतने दिन से इंग्लिश कर रहे हो? मैम ग्रामर करवाते थे मैम। मैम ग्रामर अभी मैम बुक्स नहीं आई थी ना, तो हम लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं किया था, तो अभी से मैंने कल से करवाया है, तो जब उनको फिर रियलाइज हुआ है कि हमारी ये बुक नहीं है। तो फिर ये इन सब की तो हनी ड्यू है, तो क्या करेंगे मैम? अब इनका क्या करना है वो आप बताओ, मैं क्या बोलूं। और मैम हाँ जी मैम मेरी स्कूल में से जंक्शन है और ये गुजरात बोर्ड दोनों है, तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी हनी ड्यू भी है? नहीं, मेरी जंक्शन है। वो तो एक अलग बुक है ना, उसके लिए कोई बोर्ड का नहीं है, उसमें तुम्हारी तो मेन तो गुजरात बोर्ड की है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बुक है, एडिशनल बुक। हम लोग तो बात कर रहे हैं जिसकी हनी ड्यू है। हनी ड्यू तो सीबीएसई वाली बुक है, मतलब एनसीईआरटी की बुक है, तो वो दूसरा बैच में चलती है। तो इनको सीबीएसई में फिर करना पड़ेगा मैम? मैम वो आप एक बार बात कर लो उन लोगों से, फिर क्या कहते हैं, साक्षी मैम भी क्या बात करते हैं। बस नेम्स लिख लो, जो जो लोग हैं, जो लोग हैं उनके नेम्स मैम मेरी तो ये पिंक कलर की है। हाँ ठीक है मैम, मैं बात कर लेती हूँ, आप कंटिन्यू करिए। मैम जीएससी भी है हमारी। हाँ कुछ नहीं मैम, मैम आगे जीएससी बढ़िए। भी। मैम हमारी भी एक एक्स्ट्रा बुक है। जिसकी मैम ऐसे एक्स्ट्रा बुक, लिसन, जिसकी एक्स्ट्रा बुक है वो अभी नहीं, संडे का जब एग्जाम हो जाएगा ना तब आप लोग बात करना साक्षी मैम से कि भाई हमारी इसके अलावा एक और बुक है, क्यों फिर उसका क्या करना, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी की ले रहे हैं बुक और गुजरात बोर्ड की, एक्स्ट्रा वाली अभी हम कुछ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हम मैम गुजरात बोर्ड की ये ना, ये जो मैंने एक्सप्लेन करा है चैप्टर कल, लैंडस्केप वाला। यस मैम ये इसमें ही है। हाँ तो बस ये गुजरात बोर्ड की है, सेमेस्टर 1 सेम 1 लिखा होगा इसमें। चलो ओके। हाँ, कोलकाता इज अ बिग सिटी। यस अभिमन्यु, यू आंसर इट। मैम बिग लिखा ना आपने बोला। हाँ यस अभिमन्यु। Ma'am, Kolkata is a subject and is a big city is a predicate. Correct. Yes Kavik, what you were saying? Kavya, you what you were saying? मैम वो बोल, मैम आप क्या पूछ रहे हो वो पता नहीं चला। अभी थोड़ी देर पहले कुछ कह रहे थे ना तुम, जब मैंने अभिमन्यु को बोला। नो मैम, वो तो मैं पूछ रहा था कि वो बिग बोला ना, तो मैम आपने हाँ बोला था, तो आपने बिग ही बोला। मैम थर्ड नंबर अच्छा ओके 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 ओके। मैम थर्ड नंबर का भी आंसर बाकी है। थर्ड नंबर का क्या क्वेश्चन है? The girl wrote a letter to her cousin. Ma'am, wrote a letter to her cousin. Predicate the girl subject. यस मैम, आंसर दे दिया ना आप लोगों ने। चलो आपका सबने एक साथ दिए थे तब मैं गुस्से हुए थे, पता है, वो वाला था थर्ड। मैम कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी खुशी होता है। खुशी की बात नहीं है, मुझे हंसी आ गई है। चलो नेक्स्ट। आयरन एंड कॉपर आर। व्हाट मैम? अब मैं आयरन बोलूंगी तो आप बोलोगे क्या, तो उसको आयरन, लोखंड, IRON। Iron and copper are useful metals.
Iron and copper are useful metals. आई एंड कॉपर मैम इसका आंसर मैं बोलूं? मैम अभी नहीं आपको आंसर, मतलब किसी को बताना आंसर। कॉपर के बाद क्या आएगा? Keep quiet, everyone. Iron and copper are useful metals. Vedant, you will answer this. Iron and copper subjects are useful metal predicate. Correct. Anyone is having any doubt, then you can ask. No doubt, ma'am. नो मैम डाउट ही नहीं। No doubt. कभी ऐसे बोले 9 doubts. A fair little girl. Ma'am, a fair little girl. A fair नहीं. A. मैम अ फेयर ही बोला, अफेयर नहीं बोला। अ एक फेयर छुट्टा लिटिल, पाड़, दोनों का मिक्स मत कर दे। A fair little girl. मैम मैंने वही बोला था। मैम आप मेरी बेइज्जती करवा रहे हो इनके सामने, आप वो क्या सोचेंगे? अरे मैम उसकी इज्जत ही नहीं है तो बेइज्जती कैसे होगी? तुम लोग प्लीज हो जाओ जरा शांत। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कभी कोई और ना ये समझ ले और फिर ऐसे ना लिख दे, इसलिए मैंने ब्रेक कर दिया। A fair little girl sat under a tree. मैम लिटिल गर्ल के बाद क्या? Sat under a tree. मैम पहले आपने अफेयर बोला था, बाद में अफेयर बोला, पहले आपने दोनों मिक्स किया था। इसका आंसर मैं बोलूं? मैंने लिसन मैंने जल्दी बोल दिया था। ऐसा नहीं था कि मैंने अफेयर ही बोला था, लेकिन एकदम से साथ में बोला जाएगा तो ऐसा ही लगेगा ना अफेयर। ठीक है, नो पार्ट, वेट, they will answer this. मैम नहीं, आंसर बोलो पहले। मैम डीएलएफ। ये क्या मीनिंग हुआ? अच्छा ओके फाइन। मैम वो निकल गया। मैं बोलूं? ये अगर किसी ने शाउटिंग करा ना, मैं बोलूं तो उसका तो कभी भी नंबर आएगा ही नहीं। ओके, यस वेट, Maitri, can you try? Yes, ma'am. A fair little girl is subject and sat under a tree is predicate. Correct. Two and two make four. Next है ये, next sentence. Two, TWO2. Second time भी वही वाला two आएगा. Two and two make four. मैम पूरा सेंटेंस वापस रिपीट कीजिए ना। क्या? Two and 2 plus 2 4 होते हैं ना, वही बोल रही हूँ मैं। 2 and 2 make 4. तो ऐसा कोई सेंटेंस होता है? मैम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ा रहे हो? हाँ मैम, कभी-कभी रोज इंग्लिश तो वही मैथ्स पढ़ते हैं ना। आप मैथ्स और इंग्लिश दोनों मिक्स कर रहे हो। यस प्लस मैम, ग्रामर। वही तो। मैम देवांश कंफ्यूज हो गया। मैथ्स करते हो तो प्रॉब्लम सम, स्टोरी सम्स जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं ना, तो वहां पर भी इंग्लिश लैंग्वेज चल रही है ना। मैम क्या लॉजिक लगा है मैम। साइंस में भी इंग्लिश होता है और मैथ्स में भी इंग्लिश होता है, तो ऐसा मतलब नहीं होता कि इंग्लिश में मैथ्स घुसा देने का, क्योंकि सभी सम्स इंग्लिश में ही होते हैं मैथ्स में। मैम पहले तो इंग्लिश अच्छा लगता था, पर अब नहीं लगता है क्योंकि उसमें भी मैथ्स आ गया। सी एक सेंटेंस आ गया तो व्हाट इज द बिग डील? ऐसे ही मैम। यस सर, आदित्य you will speak. Yes, ma'am. 2 and 2 is subject and make 4 is predicate. Correct. मैम 2 मिनट। इतने से सेंटेंस में क्यों 2 मिनट चाहिए? मैम डन। देखा, मैं इसलिए मैंने 2 मिनट बोला था। हाँ चलो नेक्स्ट। The tops of the mountains, the tops, top,
tops of the mountains were covered. The tops of the mountains were covered with snow. Parth, your turn. थैंक यू मैम। मैम 2 मिनट स्नो लिख लेता हूँ। हाँ, ओके ओके। मैम द टॉप ऑफ द माउंटेन सब्जेक्ट वेर कवर्ड विथ स्नो प्रेडिकेट। ठीक है, अब तो हो गई ना, शांति हो गई अब। हाँ मैम, मन को चैन मिल गया। एक कोई बॉय बहुत शाउटिंग कर रहा है, पर व्योम कर रहा है कि कौन कर रहा है? व्योम, आंगी, निजेश, प्लीज क्लिक ऑन योर वीडियोस। मैम मैंने राइट बोला ना? हाँ, करेक्ट। चलो नेक्स्ट। अ गिल्टी कंसाइंस। गिल्टी, GUILTY, गिल्टी कंसाइंस, CON, उसके बाद साइंस की स्पेलिंग। A guilty conscience needs no excuse. मैम और गिल्टी कंसाइन के बाद क्या बोला था? A guilty conscience needs no excuse. Yash. Yes. A guilty conscience is subject and is no excuse is predicate. अब मुझे ये बताओ कि how many sentences we have done? 9. 9. एक और पढ़ो। मैम 10 पूरे करवा। मैम मुझे चांस देना, मेरे चांस नहीं है। हाँ ठीक है। Miss Kitty was। आप मिस बोल रहे हो, यहाँ पे धिस सुनाई दे रहा है। मिस क्या सुनाई दे रहा है? धिस। मैम घीस। मैम मिस सुनाई दे रहा है। मिस किटी, KITTY। MISSKITTY। हाँ जी। मिस किटी was rude at the table one day. मैम टेबल के बाद क्या बोला? At the table मैम कैन आई से one day. मैम माय चांस। भाई देखो, काव्य की टर्न है, उसके बाद तुम्हारी टर्न आएगी। आंगी वेट। यस काव्य। अरे मैम मैं बोला था। मैम आपको सेंटेंस रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि मैम मैं अभी रिजॉइन हुआ, अब मैं बीच में लीव हो गया था। मैम नेटवर्क नहीं बोला था। मैम मैं बोला था। चांस दो। निजेश, चलो निजेश आप बोल। मैम मिस किटी सब्जेक्ट आएगा, then goes correct. Okay, now 10 you have done. yes ma'am. Now अब आपको मैं सब्जेक्ट दे रही हूँ। I am going to speak the subject. Rest part, that means predicate part, you will fill. तो मैम 11 से शुरू करना है कि वापस 1 से? क्या वापस 11 नंबर लिखे कि 1 से? नहीं भाई, वो फिलअप होगा ना, 1 से शुरू करो। मैम पे हेडिंग क्या डाले? Fill up the predicate. हर बोलिए मैम, फर्स्ट सेंटेंस बोलिए। नंबर 1, हर
mother once, क्या बोला मैम? her mother once. Sleep on the Yes, floor. आगे आप कंप्लीट कर दो। मैम her mother once made मैम her मैं बोलूँ favorite food. रुद्राक्ष। यार रुद्राक्ष आप बीच में क्यों बोलते हो जब कोई बोल रहा है? तो ये what kind of etiquettes these are? Yes, Angi, speak again. Her mother once made her favorite food. Okay. आंगी आपका इसमें तो कितने सारे प्रेडिकेट आ सकते हैं? क्या? कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट। 2 मिनट में लिखने तो दीजिए। मैम इसमें नीचे लिखे हर मदर इज सब्जेक्ट वंस मेड ए फेवरेट फूड प्रेडिकेट। चलो ऊपर हेडिंग We already subject और blank part predicate है। ओके मैम। Next, the French army. The French army. Yes, Rudraksh, you say. मैं बोलूं। रुक जाओ। मैम can you repeat? The French army. मैम can I try? Ma'am, the French army go to the battlefield. Go to the battlefield. Went to the battle. Battlefield. मैम ऐसा लिख सकते हैं the French army is very strong. मैम ऐसा भी लिख सकते हैं ना? The French army attack on the Dutch army. 8 minutes. The French army has great powers. Yes, you say, Devansh, what you were saying. The French army attack on the Dutch army, ऐसा भी लिख सकते हैं। The French army attack on the Dutch army. हमारे एसएस में आता है फ्रेंच और डच। अब काव्य की टर्न है। काव्य आपकी टर्न। मैम काव्य लेफ्ट। ये क्या मतलब है? जिससे पूछो वो लेफ्ट हो जाता है। मैम यहाँ तो अपनी मर्जी चलती है ना, ऐसा समझ रहे हैं सब। ऑनलाइन है ना मैम, ऑफलाइन होता तो कैसे जाता? बैग लेके पहन के चला जाता। चलो 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 व्योम, योर टर्न। Yes, ma'am. The after मैम उसका नेटवर्क इश्यू है बहुत, इसलिए वो नेट चला गया। ठीक है काव्य। अच्छा, the after effects of the drug, the after effects of the drug dash। मैम मैं बोलूं? व्योम की टर्न है। व्योम की टर्न है। Are very harmful. मैम ड्रग के ड्रग DRUG ड्रग, जो ड्रग्स होते हैं ना वो दवाइयां ही होती है। ठीक है, तो हमेशा वही वाले ड्रग्स मत सोचो, वो ओवरडोज हो जाती है ना जब दवाई की किसी को आदत पड़ जाती है, तो किसी में किस तरह का वो अंदर क्या केमिकल होता है। 2 टाइप के ड्रग्स आते हैं जो हेल्थ को नुकसान करते हैं, जो अच्छा बनाते हैं। अब कंबाइन क्या कर रहे हो? कभी कभी ओवरडोज भी रहती है ना, जब बहुत ज्यादा टाइम आप सिंपल ड्रग्स लेने लगते हो ना तो उनकी आदत पड़ जाती है। ओके, सो वो भी एक तरह से ड्रग एडिक्शन ही होता है। मैम ऐसा चलेगा तो आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग इज हार्मफुल फॉर मैन। मैंने ना आफ्टर इफेक्ट्स बोला है तो इज नहीं आएगा, आ रहा है इफेक्ट्स। सबका कॉपी करता है। व्योम एक सेकेंड, जब मैं बोल रही हूँ आप बीच में क्यों बोल रहे हो? मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन करना है, आपको समझ नहीं आता कि मैं 2 मिनट चुप रहूं? देखो मैंने बोला है आफ्टर इफेक्ट्स,
तो आपको मालूम पड़ना चाहिए, इफेक्ट बोल रही हूँ तो आर आएगा, इज नहीं आएगा। At the harmful for man. हाँ ठीक है। कितने हो गए हमारे ये वाले? 3. 2 more, 2 more। 2 मिनट में रुक जाइए। रुक गई। लेकिन मैं आप भी तो अभी मैम चलिए। बैठे हो, आप कैसे रुक सकते हो? Go ahead, please. चलिए। तुम्हारी ये वाली जो है ना, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग पेरेंट्स के पास भेजनी चाहिए। सबके हो गए मैम, सबके पेरेंट्स के पास, क्योंकि सब में सब कुछ ना कुछ करते हैं यहाँ पे। कोई अच्छा सेंटेंस, हाँ चलो। विदाउट हेल्थ, यस अभिमन्यु, विदाउट हेल्थ We would get ill. क्या? विदाउट हेल्थ We would get ill. बट हमें इसमें ना वर्ब से स्टार्टिंग करनी है, तो विदाउट हेल्थ देयर भी लिख लो। विदाउट हेल्थ देयर। क्या बोला मैम? विदाउट हेल्थ। विदाउट हेल्थ देयर, THERE देयर। अब बताओ। और कहीं रुको, देखने दो मुझे किसकी टर्न नहीं आई। Vedant, will you try? Yes, Vedant. Stop हो गया है। Yes, Devansh, you start. You try. मैं सेंटेंस नहीं लिखा, मैं अभी रिजॉइन हुआ। Without Can I say help. Rudra? हाँ रुद्राक्ष, you say. Yes, ma'am. Without help, one kidney was failed. क्या? Without health? Their one kidney was failed. ये देर वो वाला देर नहीं है, उनका वाला देर नहीं है, THERE है। विदाउट के बाद ना मैं पूरा सेंटेंस बोलिए ना। मैं बोलती हूँ ये सेंटेंस। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। Next, the boys standing in the middle of the road. The boys standing in the middle of the road. आपने प्रेडिकेट भी बोल दिया मैम। मैम बाहर बारिश आई तो मेरा नेट जा रहा है। मैम आपने बोल दिया द बॉय स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, स्टैंडिंग वर्ब है। ध्यान से रीड करके बताओ, ये पूरा सेंस है, पूरा सेंटेंस लग रहा है तुम्हें? द बॉय स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, और रोड के बीचों बीच खड़ा है। आर स्टैंडिंग नहीं बोला मैंने, इज है मैम।
मैंने is तो बोला ही नहीं है. The boys, the boys standing in the middle of the road. Ma'am, I can make a sentence. हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? Nijesh. Yes, The- Nijesh बोलो. The boy standing in the middle of road because they are crossing. They are crossing the road. दे नहीं आएगा ना फिर. Ma'am, can I try? Ma'am, can I try? Are they? Yes, who wants to try? Ma'am, Angi. Yes, Angi. The boy standing on the middle of the road met his friend. Met their friends. मैम ऐसा हो सकता है the boy standing in the middle of the road is very poor. Are very poor. Boys बोला है तो plural आएगा. Oh sorry. मैम 5 sentences हो गए. The boys standing in the middle of the road are planning for procession. ये भी हो सकता है. The boys standing in the middle of the road are planning for a procession. आज जिनकी वीडियोस ऑफ है ना, मैं पिक्चर क्लिक कर रही हूँ. मैम मेरा जो नेट इश्यू ये आपको बोलना नहीं चाहिए था. तुम्हारा पता है मुझे, बट बाकी सब लोगों की वीडियोस ऑफ क्यों होती है? आई डोंट अंडरस्टैंड. मेरी ऑन है. वीडियो एवरी टाइम. मैम मेरा ऑन है ना वीडियो. Yes. So 5 we have done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I am going to say the predicate. You will have to fill the subject. मैम इसी सेंटेंस का प्रेडिकेट बोल दिया, हम आज का सब्जेक्ट बोल देते हैं अलग से. नहीं कुछ भी मतलब. हाँ सब कुछ निकल ही रहता है. तुम तो ये भी बोल दोगे कि एग्जाम में मैम यही दे देना. आइडिया अच्छा है मैम. वर्स्ट आइडिया. बोलिए मैम. Dash denotes 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 a male animal. Denotes 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 a male 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 animal. डैश के बाद क्या बोले मैम? Denotes सुना नहीं. DENOTES. Dash denotes a male animal. बोलिए सेकंड. आंसर बोलो इसका. मैम डिनोट्स का मीनिंग क्या होता है? represent करना. represent. The boy denotes a male animal. boy animal को नहीं डिनोट करता. कोई मेल एनिमल ही सोचो और उसी का नाम लिखो. टाइगर. हाँ टाइगर कर सकते हो. अ टाइगर डिनोट्स अ मेल एनिमल. Dash are often आर नहीं इज कर दो.
पूरा सेंटेंस ही वो कर दो. डैश इज prohibited everywhere. Prohibited. 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 मैम पूरा सेंटेंस बोल दीजिए. Is prohibited everywhere. Prohibited का मतलब बैन हो जाना. ये पता है मैम इसका मीनिंग. भरोसा नहीं है मुझे तुम लोगों पे. Ma'am, can I tell the answer? Yes, who? Ma'am, can I? नो पार्किंग. Hunting of animals. क्या? Haunting. Correct. Good. Hunting of animals. मैम आई थिंक मैम बोलो. मैम पार्किंग आएगा. पार्किंग थोड़ी है prohibited. Ma'am, नो पार्किंग. नो पार्किंग. पार्किंग है मैम. मैम उससे मैंने अच्छा क्या पबजी. बोला है? मैंने सेंटेंस में बोला है डैश इज प्रोहिबिटेड एवरीवेयर. Ma'am, smoking आएगा. Yes, smoking can be written. नहीं मैम वो आउट ऑफ इंडिया में. Ma'am, use of plastic bags. हाँ, वो भी आ सकता है. यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स. अच्छे अच्छे हैं ये सारे. Next, dash has spread on the floor. क्या बोला मैम? Dash has spread on the floor. मैम द ऑयल आएगा. ऑयल आ सकता है. द जूस. आ सकता है. The tea. सभी लिक्विड की चीज हो सकती है. वो सभी स्प्रेड होती है. नहीं, ग्रेन्स भी लिख सकते हो. ग्रेन्स, सीरियल्स, water, ग्रेन्स. मैम आइसक्रीम. हाँ हो जो भी गया. हाथ से गिर गया वो स्प्रेड हो गया. नहीं मैम आइसक्रीम पिघल जाएगा और गिर जाएगा तो लिक्विड ही हो जाएगा. सभी चीजें गिरती है तो स्प्रेड हो जाती है. मैम मेरे हिसाब से व्योम को अभी कब का दौरा लग रहा है. कब का ऐसे जा रहा है मैम वो. कौन? व्योम व्योम. ऐसे कर करके. मैं उन लोगों को कुछ जाता है. मैं हंसू कि रोऊं. एक सेकंड तुम शांति रखो बस. हंसो रो तो तुम अपने घर में करना, जो करना भी चुप हो जाओ. Dash do you prefer? Dash do you prefer? Question mark. कॉफी और टी. Ma'am, what? सॉरी मैम टी. नहीं, क्वेश्चन मार्क है. सी क्वेश्चन मार्क है तो अकॉर्डिंग. मैम हाँ. व्हाट या हु. हूँ नहीं आएगा, हूँ आएगा. हूँ नहीं आ सकता. ओके मैम. मैम what भी आ सकता है और whom भी आ सकता है. और भी कुछ आ सकता है. Ma'am, what? मैम व्हाट विल यू प्रिफर? Why do you prefer? Will थोड़ी आ सकता है. What do you prefer? Which room you prefer? which मैम doctor you व्हाई डू यू प्रिफर. हाँ.
लेकिन why do you prefer में आगे कुछ आना चाहिए, why do you prefer this or that. Last sentence. 4 हो गए हमारे. हाँ 4 हो गए. Yes, ma'am. Dash needs no introduction. Dash needs no introduction. बोलो. Ma'am, the Prime Minister need no introduction. You need no introduction. मैम प्राइम मिनिस्टर से अच्छा प्रेसिडेंट ही हाँ प्रेसिडेंट भी लिख सकते हो. और गॉड भी आ सकता है. गॉड का कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता. a famous personality. अब कोई भी नेक्स्ट सेशन में मुझसे पूछ मत लेना कि मैम व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो मैम है ना मैं आप 3 महीने के बाद वापस कराने वाले हो. मैं तो नहीं करूंगी. मैम 4th नंबर का आंसर क्या आएगा? यार 4th में क्वेश्चन क्या था अभी? What do you prefer? What answer है? Which book you prefer? Which story you prefer? Which room? कुछ भी. Which doctor आपने do जैसे you प्रेडिकेट prefer? दिया है मैम वैसे आंसर लिखना पड़ेगा. आपने डू यू प्रीफर दिया है तो व्हाट ही आएगा. ठीक है. अब समझ में सब कुछ क्लियर हो चुका है ना? यहाँ पे सब क्लियर हो गया माइंड में? यस मैम. यस मैम. बहुत अच्छी अगर तरह मैम से. गलती से किसी ने पूछ लिया तो आप क्या करोगे समझोगे? अगर गलती से किसी ने पूछ लिया कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है तो आप क्या करोगे समझोगे वापस? तो मैम तुझे रिमूव कर देंगे. मुझे नहीं, जिसने पूछा उसको. डंडा लेके उसको कुछ ये भी हो ऐसे सकता उड़ता हुआ है. आएगा. उसी को ऐसे उड़ता हुआ आएगा ये. तो मैं आपका लैपटॉप पे आके आपकी फोन टूट जाएगा. डिस्प्ले टूट जाएगा. ऐसे हाँ, उड़ वर्चुअल जाएगा. पनिशमेंट के लिए भी कुछ होना चाहिए. मैम एड्रेस जान लेने का और डंडा लेके आने का. मैम हाथ ऊंचे करके रखो. कुछ डंडा होना चाहिए. यहाँ पे क्लिक करो और मैम स्टूडेंट एक काम करने का हमेशा रेज हैंड रखने का पूरे पीरियड तक. ऐसे देखो तुम लोग ऐसा करो, सोच लो कि ऐसे क्या में क्या मतलब पनिशमेंट हो सकती है फॉर वर्चुअल क्लास. ओके तो वो मुझे मैम बताना. रिमूव ही सबसे अच्छी पनिशमेंट. ठीक चलो. ठीक ओके है. अब अगर किसी को तुमने तो कुछ पूछा डाउट ना नहीं है? तो दो जाएगा. नो डाउट मैम. नो डाउट. चलो बाय बाय बाय. बाय मैम. गुड डे. बाय मैम. हैव अ गुड डे. हैव अ नाइस डे. Bye. Have a nice day. बाय बाय.